औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि MCQs पर मुश्तमिल एक बुक है, इसकी सेकंड चैप्टर दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की सेकंड लेक्चर यानी कि सेकंड वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सेकंड लेक्चर की सेकंड वीडियो। सेकंड लेक्चर की फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप भी वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने उसमें सॉल्व की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं द स्टेम एंड लीफ प्लॉट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द हिस्टोग्राम। कहते हैं कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है इसकी एडवांटेजेस क्या है हिस्टोग्राम की ओवर, मतलब हिस्टोग्राम के अलावा इसमें कौन से जो है एडवांटेजेस है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए में है इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी में है इट प्रोवाइड्स अ टाइम रेफरेंस, इट प्रोवाइड अ बेटर इंडिकेशन ऑफ द शेप ऑफ द डेटा, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्रीट डेटा, और ऑप्शन ई में है नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्टेम एंड लीफ का डिस्प्ले का जो एडवांटेजेस है और द हिस्टोग्राम वो ये है कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम की बनिस्बत। क्वेश्चन नंबर 27, a dimension has tolerance 15.100 to 15.110. To simplify the data collection sheets, the 15 is omitted, so values such as 0.102 are recorded. This is an example of data coding, data manipulation, stem and leaf separation, data shifting and rational subgroups. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डेटा कोडिंग, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 28, मेंटेनिंग अ गुड कैलिब्रेशन शेड्यूल विल हेल्प विद द डेटा एक्यूरेसी, विद द डेटा प्रिसीजन, with the data integrity, with the data security and with the data coding। कहते हैं कि maintaining a good calibration schedule will help with what? Will help with data accuracy, that is option A is the correct option। ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, a graph that uses vertical bars to represent data is called a line graph, bar graph, scatter plot or vertical graph। तो ये है हमारे पास बार ग्राफ। A graph that uses vertical bars to represent data is called bar graph। Question number 30, which of the following statements are correct? ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, ऑप्शन ए में है इन जनरल अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बेस्ड ऑन बिटवीन 15 and 25 स्टेम्स इज रिकमेंडेड। ऑप्शन बी में है द ऑब्जर्वेशंस x1 इन एनी न्यूमेरिकल डेटा सेट, x1 x2 x3 up to xn, the smallest observation in the set, whereas the observation nx is the largest। इस जुमले को गौर से पढ़े दोबारा। कहते हैं कि the observations x1 in any numerical data set। लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा सेट है, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल डेटा सेट कौन सा है, वो ऊपर दिया गया है, ठीक है, और उसमें x1 क्या है अब ये बता रहे हैं
कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डेटा सेट है x1 से लेकर xn तक। तो कहते हैं कि x1 क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द सेट। ये x1 जो है ये स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट है, यानी ये इस सेट जो दिया गया है हमें ये x1 से लेकर xn तक, इसमें x1 हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है वियर्स। और दूसरी तरफ कहते हैं द ऑब्जर्वेशन nx इज़ द लार्जेस्ट, और जो nx है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, ये तो nx नहीं है बल्कि ये xn है, कैपिटल xn। यहाँ शायद राइटिंग में मिस्टेक्स हुई है तो ये xn होगी। तो कहते हैं कि x1 हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी और xn जो है ये लार्जेस्ट होगी। क्या ये दुरुस्त है या नहीं, आते हैं इसकी तरफ बाद में। अब कुछ ऑप्शन नंबर सी को देखिए। अ क्विक वे टू ऑब्टेन एन इंफॉर्मेटिव विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा सेट इज टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। कहते हैं कि अ क्विक वे टू ऑब्टेन एन इंफॉर्मेटिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी मतलब जब आप किसी चीज़ को देखते हैं इंफॉर्मेटिवली तो वो देखने पर जो रिप्रेजेंटेशन देता है न्यूमेरिकल डेटा सेट की वो क्या है, क्विक ऑब्टेन, यानी मतलब उससे हम जल्दी से कुछ चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो क्या है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले मतलब ये है कि अगर आप स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कर ले तो इससे आप बआसानी जो है इंफॉर्मेटिव क्विक रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है या नहीं, ये उसकी तरफ बाद में आते हैं। ऑप्शन डी को देखिए। अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले शोज द ऑर्डर इन विच ऑब्जर्वेशंस वर ऑब्टेन। कहते हैं कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है ये हमें वो ऑर्डर शो करते हैं जो ऑब्जर्वेशन में दिया गया हो, मतलब ऑब्जर्वेशन जिस ऑर्डर में मिले हो वो वही जो ऑर्डर है वो हमें प्रोवाइड करती है। और ऑप्शन ई में है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। ठीक है, अ क्विक वे टू ऑब्टेन एन इंफॉर्मेटिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा सेट इज। अच्छा, क्योंकि यह ऑप्शन ई में ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो हमने इन सब को करेक्ट करना है ए से लेकर सी तक। ठीक है, और या ए से लेकर सी तक एक ही करेक्ट हो सकती है। तो यह ऑप्शन सी तो करेक्ट है, क्योंकि जब हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कर लेते हैं तो उससे हम इंफॉर्मेटिवली जो इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ उससे हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको सिर्फ देख कर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि कितनी जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशन जो है वो किस रेंज में आई है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आसानी से उससे ले सकते हैं। ऑप्शन डी को देखिए। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले शोज द ऑर्डर इन विच ऑब्जर्वेशन वर ऑब्टेन। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में जिस ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दी गई है उसी ऑर्डर में होना न ज़रूरी नहीं है, उसी ऑर्डर में भी हो सकती है, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। ठीक है, ये तो इसलिए गलत हो गया। और ऑप्शन बी को देखिए, इसमें कहते हैं कि x1 हमारे पास स्मॉलेस्ट और xn जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ये x1 x2 x3 ये सिर्फ नंबर दिए हैं। हो सकता है ये x1 जो है ये 101 हो, ठीक है, और x2 जो है ये 92 हो। ठीक है, तो यहाँ x1 जो है वो ग्रेटर है x2 से। लेट्स सपोज xn जो है वो हमारे पास 50 हो। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू ही होगी, तो ये भी इसलिए गलत हो गया। तो जस्ट ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है। तो इसमें हमें सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ऑप्शन बी को देखिए, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। A dot plot is an attractive summary. डॉट प्लॉट कहते हैं कि डॉट प्लॉट जो है एक अट्रैक्टिव समरी है of numerical data when the data set is reasonably large or there are relatively many distinct data values.
तो ये हमारे पास डॉट प्लॉट है लेट सपोज, ठीक है। तो कहते हैं कि ये समरी जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ये अट्रैक्टिव है, तो ये अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये गलत है। When the data set is reasonably large or there are relatively many distinct data values, तो ये इसलिए गलत है। ऑप्शन ए को देखिए, अ टाइम सीरीज प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट ओवर टाइम, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखिए, अ डॉट प्लॉट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, स्प्रेड, एक्सट्रीम्स एंड गैप्स इन अ डेटा सेट, हाँ ये भी करेक्ट है। ये हमारे पास बिटवीन द वैल्यू जो है गैप्स भी बता रही है, इसकी स्प्रेडनेस भी बता रही है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में भी बता रही है। लेट सपोज हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है क्योंकि बहुत दूर है बाकी सबसे, ठीक है। इस तरह ऑप्शन डी को देखिए, मल्टीप्लाइंग अ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बाय 100 गिव्स अ परसेंटेज, यस, जब आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें प्रोवाइड कर देती है, तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूस डेटा, जब आप कंटिन्यूस डेटा के लिए हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कहते हैं इंटेल्स सब डिवाइडिंग द मेजरमेंट्स एक्सिस into a suitable number of class intervals or classes such that each observation is contained in exactly one class, बिल्कुल करेक्ट बात है। कहते हैं कि अगर हमारे पास डेटा हो और उससे हम कंटिन्यूस हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, कंटिन्यूस डेटा का टाइप है, तो हम क्या कहते हैं, एंटेल सब डिवाइडिंग द मेजरमेंट एक्सिस इनटू अ सूटेबल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, हम उसके लिए क्लास इंटरवल और क्लासेस जो है वो सूटेबल नंबर के साथ जो है फाइंड करते हैं कि कितनी क्लासेस हमने बनानी है, ठीक है। इसी तरह तो कहते हैं फिर सच दैट ईच ऑब्जर्वेशन इन इज कंटेन्ड इन एग्जैक्टली वन क्लास, हर एक ऑब्जर्वेशन जस्ट एक ही क्लास में एक जो है वो कंटेन होगा, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन एक ही क्लास में आ सकता है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन एक क्लास में आ जाए तो दूसरी क्लास में नहीं आ सकती, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोग्राम्स आर करेक्ट, हिस्टोग्राम के रिगार्डिंग जो है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम के रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि यूनिमॉडल हिस्टोग्राम इज़ वन दैट राइजेज टू अ सिंगल पीक एंड देन, यूनिमॉडल हिस्टोग्राम वो होता है जो एक सिंगल पीक की तरफ वो राइज हो रहा है, यूनिमॉडल जो है वो सिंगल पीक की तरफ राइज हो रहा है, यहाँ तक तो बात ठीक है। एंड देन और फिर क्या कहते हैं, डिसलाइंस, फिर ख़त्म हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, ये भी ठीक है। Whereas a bimodal histogram is one that has two different peaks, और bimodal वो होता है जिसमें दो डिफरेंट पीक्स होते हैं, तो ये बात भी करेक्ट है, यानी मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन है, इस स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक यानी कोई गलती नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए, अ यूनिमॉडल हिस्टोग्राम इज पॉजिटिवली स्क्यूड, यूनिमॉडल हिस्टोग्राम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है, यानी राइट टेल जो है वो लंबा होगा। If the right tail or upper tail is stretched out compared to the left or lower tail, अच्छा कहते हैं कि यूनिमॉडल हिस्टोग्राम जो है पॉजिटिव स्क्यूड होगा अगर इसके राइट टेल या अपर टेल, इसको हम अपर टेल भी कहते हैं और राइट टेल भी कहते हैं, लेफ्ट साइड वालों के लेफ्ट टेल या लोअर टेल भी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अपर टेल जो है वो लेफ्ट टेल से या राइट टेल जो है लेफ्ट टेल से लंबा हो, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव स्क्यूड कहते हैं, तो ये बात भी करेक्ट बात है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। सी को देखिए, अ यूनिमॉडल हिस्टोग्राम इज नेगेटिवली स्क्यूड, ये कहते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड होगा कब, इफ़ द लेफ्ट और लोअर टेल इज स्ट्रेच्ड आउट कंपेयर टू द राइट और अपर टेल, हाँ ये भी उसी तरह की बात है, तो ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन को देखिए, अ हिस्टोग्राम इज सिमेट्रिक इफ़ द लेफ्ट हाफ इज अ मिरर इमेज ऑफ द राइट हाफ,
सिमेट्रिक तब होगी अगर लेफ़्ट हाफ जो है वो राइट हाफ की इमेज होगी, मतलब लेफ़्ट हाफ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हाफ की बराबर हो, तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये बात भी करेक्ट है। ऑप्शन ई में है ऑल ऑफ द अबाव, तो इसलिए ऑप्शन ई जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, a histogram that is negatively skewed is a skew to right, skew to left, a histogram with exactly two peaks and symmetric। कहते हैं कि हिस्टोग्राम जो है वो नेगेटिव स्क्यूड तब होगा जब हमारे पास इसकी स्क्यू किस तरह पे हो, लेफ़्ट साइड पे। स्क्यू टू राइट हो, लेफ़्ट हो तो फिर हम इसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। बुक में इसकी जो आंसर की है वो है ए, यानी स्क्यू टू राइट, लेकिन वो मिस्टेक हुई है उन्हों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सुटेबल टू डिटरमाइन वेदर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। कहते हैं कि कौन सा जो है वो सूटेबल है जब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो। ऑप्शन ए में है स्टेम प्लॉट, ऑप्शन 1 नंबर है स्टेम प्लॉट, 2 में है हिस्टोग्राम, 3 में है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सुटेबल टू डिटरमाइन वेदर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। जब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो तो कौन सा जो है हमने डिटरमाइन करना है, कौन सा सूटेबल है डिटर्मिनेशन के लिए। स्टेम प्लॉट भी, हिस्टोग्राम भी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट भी। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ई इसमें है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? तो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो है बी, a skewed right distribution and a skewed left distribution cannot be compared using a back to back stem plot। तो ये फॉल्स है, ठीक है। बाकी सब जो है वो फॉल्स नहीं है बल्कि ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, इफ अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज व्हाट, 1। कहते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास सिमेट्रिक हो तो सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, 1 होगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अगर ये सिमेट्रिक हो या ना हो, लेकिन सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 के बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम के मुताबिक कौन से जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स है। ऑप्शन ए में है मिड पॉइंट्स आर जस्ट एज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग क्लास विथ एज बाउंड्रीज। हाँ, ये तो हिस्टोग्राम के मुताबिक ट्रू है। 2 नंबर को देखिए, दे आर यूजफुल इन डिस्प्लेइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये करेक्ट नहीं है। 3 नंबर को देखिए, दे आर यूज टू डिस्प्ले कैटेगोरिकल डेटा, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 और 3 यानी ऑप्शन ई जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं सॉरी, इसमें 1 और 2 करेक्ट है, ठीक है। मिड पॉइंट्स आर जस्ट एज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग क्लास विथ एज बाउंड्रीज। हाँ, मिड पॉइंट जो कहते हैं कि मिड पॉइंट्स जो है ये ऐसे यूजफुल है एज अगर हम क्लास विथ या क्लास बाउंड्रीज से फाइंड करते हैं, मतलब हम मिड पॉइंट्स क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट से इन दोनों से एज जो है फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड में कहते हैं दे आर यूजफुल इन डिस्प्लेइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की डिस्प्लेइंग में भी ये जो है यूजफुल है। और थर्ड नंबर है दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले कैटेगोरिकल डेटा, तो ये करेक्ट नहीं है। 1 और 2 जो है ऑप्शन सी है, तो ये करेक्ट हो गया, ई ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 39, अ 4 क्लास हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट of 30 club members. The minimum height is 57 inches and the maximum is 80 inches. If the right boundary of the 4th class is 82 and the width of each class is an integer value, what would be the largest possible value of the boundary between the first and second classes? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 62 इंचेस यानी ऑप्शन सी। बाकी क्वेश्चन की समझ मुझे भी नहीं आई है कि इसका क्या मतलब है, कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को पता हो तो वो मेरे साथ
जो है कमेंट्स में शेयर कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स के मुताबिक कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए में है द बार्स मस्ट टच ईच अदर। ऑप्शन बी में है द विड्थ ऑफ ईच क्लास मस्ट बी द सेम। ये दोनों करेक्ट है, ठीक है, ये फॉल्स नहीं है, यानी ये ट्रू है। ऑप्शन सी को देखिए, हिस्टोग्राम फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा मे बी सिमेट्रिक और स्क्यूड डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ क्लास विड्थ एंड क्लास बाउंड्रीज। हाँ, ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी को देखिए, हिस्टोग्राम्स मे हैव गैप्स एंड क्लस्टर्स। ये भी ट्रू है। और ऑप्शन ई को देखिए, हिस्टोग्राम्स में रिप्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा। तो हिस्टोग्राम में कैटेगोरिकल डेटा कभी भी नहीं आती, उसमें हमेशा कंटिन्यूस डेटा आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ई जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, हिस्टोग्राम्स में रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल डेटा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कौन सा जो है वो ट्रू है। तो इसमें ट्रू जो है वो है सी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स कन्वे लेस इन्फॉर्मेशन देन फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। बी नंबर ऑप्शन को देगी, अ स्क्यूड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट हैव आउटलायर्स ऑन द राइट। तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि स्क्यूड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आउटलायर्स राइट साइड पर भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इस पर राइट साइड पर आउटलायर्स ना हो, ठीक है। एक में देखिए, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव आउटलायर्स। यस, ये करेक्ट है, ठीक है, ये फॉल्स नहीं है। और बी तो फॉल्स है। सी को देखिए, स्क्यूड राइट डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आउटलायर्स ऑन द राइट। यस, ये भी करेक्ट है, ट्रू है। असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हैव मोर आउटलायर्स देन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी ट्रू है, हो सकता है, ठीक है। इस तरह स्टेम प्लॉट्स आर सुटेबल फॉर शोइंग आउटलायर्स। यस, आउटलायर शो करने के लिए स्टेम प्लॉट जो है ये मोर सुटेबल है, ठीक है डियर्स। तो ये है हमारे पास आंसर्स की, ठीक है, 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन जो है वो 42 तक है, ठीक है। यहाँ सिर्फ जो है क्वेश्चंस के नेम 45 तक लिखी गई है। तो डियर्स, आज की वीडियो में यहाँ तक जो एमसीक्यूज़ है ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो बनाना है हमने, वो चैप्टर नंबर 3 पर बनाना है। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो पहले ये 2 चैप्टर हमने वीडियोस में अपलोड की है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस में एमसीक्यूज़ में ये नहीं आती इतनी जितने कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, यानी मतलब चैप्टर नंबर 3 के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को भी दबाना है, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के जो पेपर्स है, जो टेस्ट अरेंज हो रही है, उसमें इस बुक से 30 जो स्टैटिस्टिक्स की एमसीक्यूज़ है और 30 जो है वो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज़ है। तो 30/30 स्टैटिस्टिक्स और 30 जो इकोनॉमिक्स के है, उसमें से मिनिमम 15 क्वेश्चंस जो है वो भी इसी बुक से हो सकते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कम से कम 42 या 45 तक एमसीक्यू जो है वो इसी बुक को अगर कोई सही तरीके से रीड कर ले तो 45 तक एमसीक्यू जो है वो इस 60 एमसीक्यूज़ में इसी से कवर हो सकते हैं, ठीक है डियर्स। तो आपने बहुत ध्यान के साथ इस लेक्चर्स को सुनना है, इन वीडियोस को सुनना है और अपने पास डाउनलोड में भी रखना है, ठीक है, ताकि आप हर वक्त इसको देख सकें। डियर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।